नमस्कार। देखिए आरओ परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं और जैसा मेरा लक्ष्य है हमारे चैनल का, लगभग 20 टेस्ट कम से कम आपको हिंदी के दिए जाएं। उसके साथ ही साथ आज से जीएस के भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जरिए देखेंगे। आज का जो पहला टेस्ट है, एक प्रकार से प्रैक्टिस कह लीजिए, इसमें हमने टॉप 25 क्वेश्चन हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए हैं। ऐसे ही आपको पर डे दो सब्जेक्ट्स की जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा और ये भी हमारा प्रयास रहेगा कम से कम 500 से 600 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करवा दें जीएस के, जो आपके परीक्षा में काम दे सके। तो इसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? और याद रखिएगा इसका उत्तर भी आप लोग साथ में देते चलेंगे और लास्ट में स्कोर बताएंगे कि आपने इन 25 प्रश्नों में से कितना सही किया आफ्टर माइनस मार्किंग। ओके, ये है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर था। इसमें से एक सुमेलित नहीं है और वो है कौन सा? वो है ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा देखिए सिंधु नदी के तट पर नहीं था। हड़प्पा ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांट मोगरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था, जबकि जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी पर स्थित था। तो इसमें ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। शेष तीनों सुमेलित हैं। मांडा चिनाब नदी पर था, रंगपुर मादर नदी पर था और चनहुदड़ो सिंधु नदी पर था। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें से आपको बताना है, 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है नीचे दिए गए कूट के अनुसार कि कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। दूसरा, शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। तीसरा, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। देखिए अगर आप देखें और आप लोगों ने ऋग्वैदिक काल पढ़ा ही होगा तो इसमें तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, तीनों कथन, क्योंकि ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक काल में ही हमको वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं जो कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्णित है, जिसमें 4 जातियाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात की गई है और यहीं पर पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इसमें ऑप्शन जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, यानी तीनों कथन सही होने के कारण ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके, अगला प्रश्न है, वर्तमान में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले किस महाजनपद से समीकृत किए जाते हैं? यानी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के तीनों प्रमुख जिले हैं, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, वो जब महाजनपद था तो वो किस में आते थे? पांचाल में कि कौशल में कि पोतन में कि मल्ल में? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पांचाल। पांचाल जो है वो जो आधुनिक रुहेलखंड है, रुहेलखंड में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जैसे ज़िले आते हैं, इनसे मिलकर प्राचीन काल में पांचाल महाजनपद बना था। पांचाल महाजनपद 2 भागों में विभक्त था, आपको पता होगा, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान पहले हीनयानी था फिर वह महायानी हो गया? आपको पता है कि जब चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी तो बौद्ध संप्रदाय का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया था। इसमें से अगर आप देखें तो चारों में से जो कुमार जीव थे ये पहले हीनयानी थे, लेकिन जब इसका विभाजन हुआ तो ये महायान हो गए थे, महायानी हो गए थे। ठीक है, ये कश्मीर के रहने वाले थे, 5वीं शताब्दी में चीन गए थे। ठीक है, ये 5वीं शताब्दी में चीन गए थे और चीन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं पर इन्होंने महायान संप्रदाय को अपना लिया था। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कुमार जीव। और देखिए मैंने आपको बताया ना, ये जो मैं आपको डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा जीएस की, इसमें आपको सबसे जो नए से नए प्रश्न होंगे वो मैं आपको डाल के दूंगा, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और परीक्षा में आने की संभावना रखते होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगम साहित्य का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसके रचनाकार। संगम साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसमें आप देखें तो ऑप्शन जो डी है, कुरल। कुरल के रचयिता ये नकीरर नहीं थे। कुरल की रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। किसने की थी? तिरुवल्लुवर ने की थी कुरल। शेष तीनों सुमेलित हैं। शिल्पादिकारकम इलिंगोवादिकल की है और ये महाकाव्य है। मणिमेखले भी महाकाव्य है, शीतले सत्यनार इसके लेखक हैं और अहना नुरू ये रुद्र शर्मन ने लिखा है। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद भी रखिएगा।
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के आर्थिक प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ये कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं प्राचीन भारत की, आपको बताना है कि इसमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। देखिए, ये हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर बिल्कुल सही है। दीनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो उद्रंग है, ये ऑप्शन सी, यही नहीं सुमेलित है। ये गुप्तकालीन सिंचाई कर नहीं था, बल्कि ये गुप्त काल में लिया जाने वाला एक प्रकार का भूमि कर था, ना कि सिंचाई कर। ओके, तो यही ऑप्शन सी जो है नहीं सुमेलित है। और माशक भी मौर्यकालीन तांबे का सिक्का था, ये भी बिल्कुल सही है। मौर्यकाल में देखिए माशक एक तांबे का सिक्का था। इसके अलावा एक सिक्का और भी बहुत फेमस था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, जिसका नाम है काकड़ी। क्या नाम है? काकड़ी। ये भी मौर्यकाल का तांबे का सिक्का था। ओके, अगला है, निम्नलिखित गुप्तकालीन शासकों में से किसने महाराज की उपाधि धारण की थी। देखिए, गुप्तकालीन शासकों में सबसे पहले महाराज की उपाधि दो शासकों ने धारण की थी, श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त ने। हालांकि यहाँ ऑप्शन में श्रीगुप्त दिया गया है, तो ऑप्शन ए ही सही होगा, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि घटोत्कच गुप्त ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। लेकिन इन दोनों को पूर्ण स्वतंत्र शासक गुप्त काल में नहीं माना जाता है, क्योंकि इन दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। और आपको एक बात और बता दें कि उस समय जो महाराज की उपाधि थी वो सामंतों को प्राप्त होती थी, ठीक है, जो कि राजा से नीचे का पद होता था। और जो पूर्ण स्वतंत्र शासक होते थे वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। और अगर आप लोगों ने गुप्त काल को पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त प्रथम जो पहला शासक था, इसी ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, और इसीलिए इसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में स्थित जैन मूर्ति किस जैन देवता को समर्पित है। श्रवण बेलगोला ये कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर जैन देवता की एक मूर्ति है, वो गोमतेश्वर, जिसको बाहुबली कहा जाता है, इसको समर्पित है। और इसको किसने बनवाया था? गंग वंश के राजा राजमल्ल और उनके सेनापति चामुंड राय ने इसको बनवाया था। आपको बता दें कि जो गोमतेश्वर हैं, बाहुबली जिनको कहा जाता है, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे, ठीक है। और इसी गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर इसका अभिषेक किया जाता है, जिसको महामस्तकाभिषेक नामक त्यौहार के रूप में साउथ में या यहाँ पर कर्नाटक में मनाया जाता है। ओके, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ उनकी रचनाओं को दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देख लीजिए, ऑप्शन जो सी है, अल शुजाता, ये अमीर खुसरो की रचना नहीं है, ठीक है। ये फ़ख्त ए मुदश्बिर की रचना है। किसकी है? फ़ख्त ए मुदश्बिर की रचना है, ना कि अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की अगर रचनाओं की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। इनको तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता था। इनकी रचनाओं में किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा, ये सब क्या है? अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। शेष तीनों देखिए सही सुमेलित है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, ताजुल माशिर हसन निजामी ने लिखा है, और तारीख़ मुबारक शाही शाहिया याहिया बिन अहमद सर हिंदी ने लिखा है। ओके, शेष तीनों सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये देखिए, जो दिल्ली सल्तनत थे उसके कुछ प्रमुख विभाग हैं और उनसे संबंधित वो किस्से के लिए जाने जाते हैं, इसमें से कोई एक सही सुमेलित नहीं है। तो अगर इसमें हम देखें तो सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग था और दान विभाग का प्रमुख था, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। बरीद ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख कहलाता था, बिल्कुल सही है। वकीले दर ये सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन डी आरिज ए मुबालिक, ये उधार दिए गए धन का हिसाब नहीं रखता था, ये गलत है। आरिज ए मुमालिक ये सेना का प्रधान होता था, इसका कार्यालय दीवाने अर्ज कहलाता था, जिसको बलबन ने सृजित किया था। याद करिए, बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने अर्ज, उसी का जो प्रधान था वो आरिज ए मुमालिक कहलाता था। ओके, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसमें सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, मीराबाई इनमें से किसके समकालीन नहीं थी। देखिए, मीराबाई ये उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा की बहू थी, ठीक है। 1498 में
रतन सिंह राठौर के यहाँ इनका जन्म हुआ था। मीराबाई तुलसीदास, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी, जबकि रामकृष्ण परमहंस के समकालीन ये नहीं थी। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। चारों कथन देख लीजिए, हम पढ़ दे रहे हैं। मुगल सेना का गठन दशमलव पद्धति पर किया गया था। मुगल सैन्य दल को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। अश्वारोही सेना मुगल सेना का प्राण मानी जाती थी। मुगल तोपखाने का प्रमुख अधिकारी मीर बहर कहलाता था। अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा अच्छे से तो आप लोग तुरंत इसका उत्तर समझ गए होंगे। इसमें पहला और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन सी सही होगा, जबकि दूसरा और चौथा इसमें गलत है, क्योंकि मुगल सैन्य दल को 2 नहीं बल्कि 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी? पहली थी अधीनस्थ राजाओं की सेनाएं, दूसरी थी मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियां, तीसरी थी अहदी सैनिक और चौथी थी दाखिली सैनिक, जिसको पूरक सैनिक के नाम से जाना जाता था। तो ये 4 श्रेणियों में विभाजित था, ना कि 2 श्रेणियों में, इसीलिए दूसरा गलत है। अच्छा, चौथा क्यों गलत है? मुगल तोपखाने का जो प्रमुख अधिकारी था मुगल तोपखाने का जो प्रमुख अधिकारी था वो मीर बहर नहीं बल्कि मीर ए आतिश कहलाता था। ओके, याद रखिएगा। तो इसीलिए दूसरा और चौथा गलत है, पहला और तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये सिख धर्म के प्रमुख गुरु हैं। इनका काल अगर आप देखें तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, 1 3 4 2। पहले गुरु हरगोविंद 1606 से लेकर 44 तक इनका कार्यकाल था। फिर दूसरे नंबर पर आएंगे गुरु हर राय। ठीक है, गुरु हर राय यानी जो तीसरे हैं, ये गुरु हर राय, इनका कार्यकाल था 1644 से 61 तक। फिर गुरु हरकिशन आएंगे दूसरे वाले, ये 1661 से 64 तक। और फिर लास्ट में गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 तक। ठीक है, तो ये इनका काल क्रमानुसार व्यवस्था है। अगला प्रश्न, अब आते हैं हम लोग भूगोल की तरफ। देखिए, इतने प्रश्न आपके हिस्ट्री से थे, अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी पे। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल ये पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं, यूएसए में। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, सीधा सा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? देखिए, जो वनस्पतियाँ कठोर चट्टानों पर उगती हैं उनको लिथोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए और सबको देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। कठोर चट्टानों पर जो उगती हैं उनको लिथोफाइट कहते हैं। मरुस्थल में जो उगती हैं उनको जेरोफाइट कहा जाता है। ओके, नमकीन भूमि में जो उगती हैं उनको हैलोफाइट कहा जाता है। और शीत कटिबंध में जो उगती हैं उनको क्रायोफाइट कहा जाता है। चारों को आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो व्याख्या है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और आपके जो 25 प्रश्न, सिर्फ कहने को तो गिनती के 25 प्रश्न हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके लगभग 40 से 50 प्रश्न डेली कंप्लीट होंगे। ओके, क्योंकि व्याख्यात्मक हल मैं दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन नहीं सुमेलित है? एक तरफ बांधों के नाम दिए गए हैं और वो किस नदी पर स्थित हैं। तो अगर आप इसमें आप देखें तो इसमें ऑप्शन डी यही सही सुमेलित नहीं है। सेन्नार बांध ये नील नदी पर स्थित है, ना कि ऑरेंज नदी पर। और नील नदी में भी ये ब्लू नील पर स्थित है, नीली नील नदी पर। ओके, करीबा बांध जाम्बेजी पर बिल्कुल सही है। आसवान बांध नील पर, कैंजी बांध नाइजर पर और सन्नार बांध नीली नील नदी पर स्थित है। और ये चारों अफ्रीका के बहुत ही प्रसिद्ध बांध है, बहुत ही प्रमुख बांध है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? देखिए, एक ही समय में कंपन का अनुभव करने वाले स्थानों को जो रेखाएं मिलाती हैं उनको सहभूकंप रेखाएं कहते हैं। ऑप्शन सी रट डालिए। नीलंबी घाटी, जिसको हैंगिंग वैली कहा जाता है, ठीक है, इसका निर्माण किसकी क्रिया द्वारा होता है? देखिए, जो हैंगिंग वैलीज़ होती हैं ये हिमनद की वजह से, ग्लेशियर जो होते हैं उनकी वजह से निर्मित होती हैं। देखिए, जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे हो जाते हैं
तो उस समय हमको ये जो सहायक उसकी घाटियाँ हैं वो लटकती हुई प्रतीत होती है। इन्हीं को हैंगिंग वैली या निलंबी घाटी कहते हैं और ये हिमनद यानी ग्लेशियर जो सिस्टम है उसी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है दस्त ए लुट, ये एक मरुस्थल है, डेजर्ट है, ये किस स्थान पर स्थित है? बहुत ही फेमस है, कई बार आ चुका है। ये ईरान में स्थित है, ईरान के केरमान प्रांत में स्थित एक लवणीय मरुस्थल है, बहुत ही बड़ा मरुस्थल है, लवणीय मरुस्थल है। कौन? दस्त ए लुट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, नहर और वो किसको जोड़ती है? ये चारों नहरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, कील नहर ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही है। शू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, बिल्कुल सही है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को अरब सागर से, ये गलत है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। भाई ये अरब सागर कहाँ से बीच में आ गया? क्योंकि अफ्रीका में है ये। ओके, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, ना कि अरब सागर से। शेष पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, बिल्कुल सही है। और चारों रट डालिएगा, चारों में से कोई भी पूछ सकता है। ओके, अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर जापान के द्वीप, कई बार पूछा जा चुका है, आपको रटा होगा नहीं रटा होगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। क्षेत्रफल के आधार पर इनका जो अवरोही क्रम है यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस द्वीप का है, ये चारों का याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है होन्शू, फिर होक्काइडो, फिर क्यूशू, फिर शिकोकू, यानी ऑप्शन डी सही होगा। होन्शू, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू, ये अवरोही क्रम है, याद रखिएगा, यानी सबसे बड़े से सबसे छोटे वाला। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बता दूं, इसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है। ठीक है, ये गैस सांस के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाती है और रक्त में जो हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता को ये कम कर देती है, जिसके कारण आदमी की मृत्यु हो सकती है। ओके, अगर हम इसके उत्पादन के सबसे बड़े सोर्स की बात करें तो परिवहन क्षेत्र जो है, परिवहन क्षेत्र जो साधन आवागमन के चलते हैं, यातायात के प्रमुख साधन हैं, उनकी वजह से सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन होता है। लगभग 76% कार्बन मोनोऑक्साइड परिवहन की वजह से उत्पादित होता है। इसके बाद घरेलू ईंधन है, एल्यूमिनियम संयंत्र है। और अगर हम बात करें इस गैस की उत्पत्ति कैसे होती है, तो जो जीवाश्म ईंधन है इनके दहन से, जो वाहन चलते हैं, सिगरेट के धुएं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, लकड़ी के जो ईंधन होते हैं उनको जलाने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो ये सब इसके सोर्स हैं। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी नदी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं, ये मुख्य रूप से कर्नाटक तमिलनाडु में बहने वाली बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कर्नाटक के। इसकी सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है, जबकि जिया भरेली इसकी सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ये कक्ष वनस्पति क्षेत्र है। ठीक है, कक्ष वनस्पति क्षेत्र है और वो किस राज्य में स्थित है? इसमें से कोई एक सुमेलित नहीं है और वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ये कुंडापुर जो कक्ष वनस्पति क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि कर्नाटक में स्थित है। ओके, शेष सभी सुमेलित हैं। भीतरकनिका उड़ीसा में, पिचवरम तमिलनाडु में और वेम्बनाड केरल में। अगला है ताप विद्युत शक्ति केंद्र और उनसे संबंधित राज्यों के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, बगलकोट ताप विद्युत शक्ति केंद्र ये जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही। बदरपुर दिल्ली में है, कोटा राजस्थान में है। बल्लार शाह ये गुजरात में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। बल्लार शाह ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, गुजरात में बल्लार शाह नहीं बल्कि उकाई स्थित है, साबरमती स्थित है, धुवरण स्थित है, ना कि बल्लार शाह। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कैसे लगे आपको आज के 25 प्रश्न ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा इसलिए होगा क्योंकि व्याख्यात्मक हल है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के टेस्ट का वेट करिए, उसको भी आपको देना है डेली। ओके, नमस्कार।